हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही सबसे ज़रूरी श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है, आज उसका चौथा पार्ट लेकर के आया हूं, जो कि वहां के प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसकी हमने श्रृंखला चालू करी है, जिसका ये चौथा पार्ट है। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं, और बगैर अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे तैयारी करना शुरू करी या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको आइडिया मिल जाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है आयोग। ठीक है, एक आपको नमूने टाइप का क्वेश्चन होता है ये कि हाँ भाई इस प्रकार के आया है, जरूरी नहीं है कि ये ही आएगा, ऐसा तो होता नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आया फिर आ जाएगा, लेकिन आपको आइडिया होगा कि हाँ जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस को आयोग ने कहाँ कहाँ से टच किया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी, कल मैंने बताया था कि आपको सिलेबस को कंप्लीट जरूर करना है। ठीक है, आइए समय को बिल्कुल भी खराब किए बगैर उन प्रश्नों को एक बार फिर से देखते हैं जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, किसमें, हमारे पेट के एग्जामिनेशन में। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, नॉन वायलेंस, ये क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच एमंग द फॉलोइंग डे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च मतलब 23 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो अहिंसा किससे संबंधित है? अहिंसा हमारे बापू से संबंधित है, तो उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, ये गांधी जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है टॉम द ब्यूरियल प्लेस ऑफ वास्को डिगामा इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। वास्को डिगामा का मकबरा, मकबरा वो जगह होती है जहां पर उस व्यक्ति को या जिसके बारे में बात की जा रही है मकबरे की, उसको दफन किया जाता है। एग्जैक्टली एक लाइन में कहें तो दफन का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? मकबरा। तो वास्को डिगामा का जो मकबरा है वो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, या चित्तौड़गढ़ में है, केरल में है, या कोयम्बटूर में है? तो जो ये वास्को डिगामा का मकबरा है ये कहाँ पर है? ये कोच्चि में है। कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है ये, तो कोच्चि, केरल में है वास्को डिगामा का मकबरा। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग गेम। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप का गेम जो है, खेल जो है वो किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो जो थॉमस कप है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन के खेल से। किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कप किससे? संतोष ट्रॉफी, ये क्रिकेट, मतलब जितने भी ट्रॉफियां जिस भी खेल से संबंधित हैं वो आपको एक बार ध्यान से देख लेनी चाहिए। ठीक है, द फेमस बुक विंग ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी है ये? प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो ये किसकी है? सरोजनी नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम की, या महात्मा गांधी की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की? तो ये है विंग्स ऑफ फायर, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या चीज है ये? ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर कलाम की है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ये सभी, या फिर समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो ये तीनों चीजें जो भी हैं ये सब किसके वजह से हैं? ये किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। तो ऑल ऑफ दीज, जितने भी ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इसके अपेक्षित परिणाम हैं। किस चीज के अपेक्षित परिणाम है? ये ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द मुगल रूलर हु रीइम्पोज जजिया। जजिया को दोबारा से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जजिया को दोबारा से लागू करने वाला मुगल एम्परर था
औरंगजेब। जजिया को फिर से लगाने वाला जो मुगल एम्परर था वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है। Which of the following is considered as one of the most important contribution that was introduced by British? इनमें से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? अंग्रेजों द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उनमें से एक माना जाता है। शिपिंग था या रेलवे था या फिर वृक्षारोपण और खान या फिर बैंकिंग और बीमा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे जो बड़ा योगदान उन्होंने किया था वो किस में किया था? रेलवेज में किया था। किस में किया था? रेलवेज में किया था। ब्रिटिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो किस में था? रेलवे सेक्टर में था। द टेल ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाय। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? टेल्स का मतलब क्या होता है? कथाएं। किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या विष्णु शर्मा? तो पंचतंत्र की जो कथाएं लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी, वो कहानियां जो थी वो किसके द्वारा रचित थे? विष्णु शर्मा के द्वारा। In dash गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वो दिया था सारनाथ में, वो किस मुद्रा में था? वो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में था। किस में था? धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में था। ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोएट वाज? हरिसेन। हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे या किस शासक के दरबारी कवि थे? इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो जो हरिसेन थे वो किसके थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, which among the following act laid down the conditions for nationalization of बैंक? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करी थी? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, या फिर बैंकिंग विनियम अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी वो निर्धारित करी गई थी किसके द्वारा? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा। इसमें क्या काम किया गया था? इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो भी शर्तें होती थी वो इसमें निहित थी। Next one, which among the following was the primary outcome of the liberalization and privatization initiatives under the new economic policy in 1991? 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला था राजकोषीय नीति सुधार, या फिर दूसरा मौद्रिक नीति सुधार, या फिर तीसरा वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये था 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? ये था ग्लोबलाइजेशन। ये क्या था? ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। क्या था? वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इन इंडिया? किसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है या भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर सैम पित्रोदा? तो इसमें से आपका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के क्या थे? जनक थे। भारत में
हरित क्रांति के जनक थे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ये यूएसए है, फ्रांस है, आयरलैंड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है? ये किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है आयरलैंड से। किससे प्रेरित है? आयरलैंड से। क्या चीज प्रेरित है? संविधान के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ये कहां से प्रेरित हैं? ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। अगला देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड विच राइट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है? 19 में आर्टिकल 19 में क्या चीज है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम टू हुम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के, जनता के, न्यायपालिका के, या इनमें से कोई नहीं। तो संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? द लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इनमें से कौन विशेषता नहीं है? दो स्तरीय सरकार मतलब टू टियर गवर्नमेंट जिसे कहते हैं द्विस्तरीय सरकार, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला देखिए, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, या फिर पानी का भाप में रूपांतरण। ठीक है, इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है या केमिकल रिएक्शन नहीं है? आप अच्छे से जानते हैं कि 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक फिजिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पाचन भी केमिकल रिएक्शन है, कागज का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जो आपका ये है पानी का भाप में रूपांतरण, ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये फिजिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फिजिकल रिएक्शन है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, इट मीन्स पानी का भाप में रूपांतरण जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पायरिया इज डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरिया निम्नलिखित में किसका रोग है? नाक का रोग है, हृदय का रोग है, मसूड़ों का है, या फिर फेफड़ों का है? तो पायरिया जो है वो दांतों का रोग है, मतलब मसूड़ों का रोग है। ये मसूड़ों में रोग हो जाता है, मुंह से खून आता है, जो आपके मसूड़े हैं उनमें से खून आता है, बदबू आती है, तो ये उस टाइप का रोग है। फोइलम इज टिश्यूज फाउंड इन विच एमंग द फॉलोइंग। फोइलम जो है एक ऊतक है, किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, जानवरों के प्रजनन अंगों में पाया जाता है, या कीटों में पाया जाता है? तो आपका फोइलम जो है वो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। एक और इसमें पाया जाता है फोइलम और जाइलम। इन दोनों का काम है, एक का काम है पानी का ऊपर नीचे पहुंचाना और एक का काम है भोजन को पहुंचाना पूरे पेड़ में। हाउ मेनी
टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? कितने टीयर्स हैं, मतलब कितने स्तर हैं पंचायती राज सिस्टम में भारत की? तो है 1 टीयर है या 3 टीयर है या 2 टीयर है या फिर 4 टीयर, मतलब 1 स्तर है, 3 स्तर है, 2 स्तर है या फिर 4 स्तर है। तो भारत में 3 टीयर सिस्टम होता है पंचायती राज व्यवस्था का, जिसको हिंदी में बोलते हैं 3 स्तर। ठीक है, कितने स्तर हैं? 3 स्तर। Which among the following acid is used in car बैटरी? कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? ठीक है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार की जो बैटरियां होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसीलिए ध्यान से कि श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। स्वच्छ और पसीना, सफेद और मनमाना, निजी और सफेद। तो श्वेत का मतलब तो सफेद होता है, तो पहला ऑप्शन और ये आखिरी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, अब श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इसका मतलब जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उससे पसीना निकलेगा ना, तो श्वेत ग्रंथियों से ये ग्रंथि होती है, तो इसका मतलब है कि पसीना जिससे निकलता है। तो ये आपका क्या हो गया? श्वेत का मतलब सफेद और श्वेत का मतलब पसीना। ठीक है, दोनों को अर्थ इस तरीके से समझिए। खाक में मिलना, खाक में मिलना मतलब सीधा सा अर्थ है इस मुहावरे का अर्थ कि सब कुछ नष्ट हो जाना, मतलब कुछ भी ना बचना, सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिल जाने का क्या मतलब होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। अगला देखिए, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची है, पवन है, चक्रवात है, अनल है या पावस है। तो अनिल का हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन हो जाएगा। अगला देखिए, गुप्त का विलोम शब्द। गुप्त मतलब छुपा हुआ, गुप्त का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। इसमें से निष्ठ, जानना, गूढ़ या प्रकट। तो अगर एक छुपा हुआ है और दूसरा दिखा हुआ है मतलब प्रकट है, तो सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सद्भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सम धन भावना, सा धन दभावना और सत धन भावना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सत धन भावना। ठीक है, सत धन भावना। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये सम है और वो सत है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। INS Tarkas conducted a maritime partnership exercise with dash Navy ships Almaze PC 411 and Naimer PC 413 in Red Sea। INS तर्कस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 एक साथ समुद्री साझाभ्यास का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर हुआ था? ओमान में हुआ था, जापान में हुआ था या फिर फ्रांस में हुआ था। तो ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था नौसेना का, ये सूडान में हुआ, सूडान के साथ हुआ था। ठीक है, कहां से? किसके साथ? सूडान में। ठीक, अब जागृति इज अ मैस्कट रिलेटेड विच एमंग द फॉलोइंग फील्ड। जागृति क्या है? एक वो है आपका शुभंकर है, जो कि किससे संबंधित है? किस चीज का शुभंकर है? ये आयकर का है, उपभोक्ता जागरूकता का है, जलवायु परिवर्तन का है या क्रिप्टो मुद्रा का है। तो जो जागृति एक मस्कट है, ये है आपके किसका है? कंज्यूमर अवेयरनेस का। किसका है? उपभोक्ता जागरूकता का जो एक मास्कट है या शुभंकर है वो जागृति। ठीक है, जागृति इसका नाम है। राइट द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर, धुले, धाराशिव या फिर सतारा। तो इसका नाम है आपका क्या है? ये है संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर। तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रमुख सवाल जो कि आपके पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
आप इसको हमेशा मतलब एग्ज़ाम से पहले किसी भी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके जाइए, पढ़ कर जाइए। उससे आपको बहुत सारा अच्छा आइडिया होगा और आपके नंबर कहीं ना कहीं उसमें प्लस ही करा करके जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको पसंद आते हैं, हमारे प्रयास आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।